एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर। बाकी के जितने भी वन शॉट्स हैं सबके सब अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से जाके तुम सारे वन शॉट्स बाकी के देख सकते हो। अब टाइम सेव करने के लिए मैं डायरेक्ट तुम्हें नोट्स एक्सप्लेन करूँगी, और नोट्स अगर तुम्हें चाहिए हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। नोट्स भी तुम डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जो रिएक्शन वगैरह है वो हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे, बाकी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, वी हैव बायोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? बायो यानी कि कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक से ही रिलेटेड है, तो ये क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं ऑब्वियसली, ठीक है। एंड बायोमोलिक्यूल्स जितने भी होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन, ये सब तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन्स, तो ये सब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स की ना दो डेफिनेशन होती है। एक तो सिंपल है कि हमें पता है कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंड दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिकॉज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही बात कर रहे हैं, ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब देखो, प्लांट्स में तुम्हें पता है कार्बोहाइड्रेट्स कैसे फॉर्म होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है उसमें, CO2 और H2O रिएक्ट करता है। वैसे जो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन होती है उसमें 6 देन यहाँ पे भी C6H12O6 देन यहाँ पे 6O2। बट हमने यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिखी है, तो यहाँ पे XCO2 प्लस YH2O क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है, तब जाके हमारा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो, तुम्हें फॉर्मूला से एक चीज़ तो दिख रही होगी, CXH2OY, यानी कि हम इसे H2O यानी कि हाइड्रेट्स कह सकते हैं ना ऑफ कार्बन। तो एक डेफिनेशन तो स्टार्टिंग में ये आई थी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट ये डेफिनेशन को ना डिसरिगार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। क्यों? देखो, केमिकल फॉर्मूला तो हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट बाद में ये पाया गया ना कि जितने भी मेरे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है सबके सब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड तुम्हें नहीं करेंगे। और कई ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी थे जो हाइड्रेट्स नहीं थे ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है? मतलब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हो वो कार्बोहाइड्रेट हो, वो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो उसके बाद क्या डेफिनेशन आई, कार्बोहाइड्रेट्स की एक नई डेफिनेशन आई कि दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब जो मेरे OH ग्रुप होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, एंड दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको या तो लेफ्ट साइड को रोटेट करेगा या फिर राइट साइड को, इसीलिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ये वर्ड्स तुमने सुने होंगे, अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी MCQ के फॉर्म में आ जाए। कार्बोहाइड्रेट्स के और क्या कहते हैं, तो इन्हें हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। फिर एक सैकरिक एसिड भी आता है, ग्लूकोज की हेल्प से ही हम उसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो सारी रिएक्शन अभी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो है उन्हें हम सैकराइड्स भी कहते हैं। तो सैकरम का मतलब ही शुगर होता है, ठीक है। तो सैकरम का मतलब शुगर है, एंड तुम्हें पता है जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज हैं, वो सब जनरली हमारे स्वीट वाले होते हैं, ठीक है। तो जैसे मोनोसैकेराइड्स जो हमारे ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो सभी जनरली स्वीट होते हैं। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, 3 तरह पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, तो ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर साइज यानी कि कितने उसमें कार्बन है। मोनोसैकेराइड मतलब वो फर्दर और हम रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब उसे हाइड्रोलिसिस अगर उसका कराया है तो छोटे छोटे प्रोडक्ट में वैसा वाला रिडक्शन नहीं है, मतलब कि और छोटे प्रोडक्ट में मैं उसे चेंज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर आता है ओलिगोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब है ऐसा जिसका मैं अगर हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो 2 ही फॉर्म होंगे, ठीक है। ओलिगो का मतलब 2 से 10 के बीच में फॉर्म होगा। मोनोसैकेराइड, बिकॉज मोनोसैकेराइड ही तो हमारा एंड प्रोडक्ट है ना, इससे कम तो फॉर्म ही नहीं होता है कोई कार्बोहाइड्रेट। फिर आता है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब बहुत सारे, विच मीन्स 10 से ज़्यादा जब फॉर्म होते हैं हमारे मोनोसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पे। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आई होप। एंड डेफिनेशन बाकी तुम्हें लिखी है, अगर मैं एक्सप्लेन करी हूँ नहीं भी समझ में आ रहा है तो नोट से तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाती हूँ। उसके बाद देखो, बेस्ड ऑन टेस्ट, अभी मैंने बताया ना कि मोस्टली क्या होता है, शुगर होते हैं, मतलब स्वीट होते हैं टेस्ट में। तो शुगर्स दूसरे के होंगे नॉन शुगर्स। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका स्वीट टेस्ट होगा, बिकॉज हमें पता है शुगर तो स्वीट ही होती है, तो वो क्या होते हैं, जो स्वीट टेस्ट होते हैं उनको हम शुगर्स कह देते हैं। एग्जाम्पल, जितने भी मेरे मोनोसैकेराइड्स हैं एंड जो मेरे डाइसैकेराइड्स हैं, ठीक है, यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स हमारे जो भी हैं वो सब क्या होते हैं, स्वीट होते हैं। नॉन शुगर्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जिनका स्वीट टेस्ट नहीं होगा, यानी कि हमारे जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, स्टार्च वगैरह, तो ये सब नॉन शुगर्स में आता है। बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हें पता है जो हमारा स्टार्च वगैरह होता है वो कभी भी स्वीट तो होता नहीं है। ग्लूकोज तो तुमने खुद टेस्ट किया होगा, वो क्या होता है, हमारा स्वीट होता है टेस्ट में, ठीक है। तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो अगर तुम्हें प्रैक्टिकली भी देखना है तो। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन नेचर।
तो अब नेचर पे यानी कि रिड्यूस करते हैं या फिर नहीं करते हैं। एंड किसे, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को। देखो वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है ना ये तुम्हारा था एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, बट वो तो तुम्हारा भी कट गया है, बट स्टिल बायोमॉलिक्यूल्स वाले में है। तो सीबीएसई का यार कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं तो तुम्हें सारा करा रही हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी अगर तुम्हें नहीं करना है तो, बट मैं सारी रिएक्शंस कराऊंगी। जो रिड्यूस्ड है वो नहीं कराऊंगी, बट हाँ ये ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, बिकॉज ग्लूकोज वाला पोर्शन तुम्हारा पूरा है, इसलिए मैं ये वाले करा रही हूँ, रिड्यूस्ड वाला नहीं कराऊंगी। ठीक है, तो चिंता मत करो। फिर है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। जो रिड्यूस कर देगा फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को, उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग जो कि रिड्यूस नहीं करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे सुक्रोज है हमारा। ठीक है, अब आता है मोनोसेक्राइड। हमने देखा था ना जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फर्दर उन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वीट होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि C6H12O6 ग्लूकोज कैसा है नेचर में, ये हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो विच मीन्स पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, तो ये नॉन पोलर है। फिर भी H2O जो कि पोलर है उसमें क्यों डिजॉल्व होता है, हमें पता है ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो पोलर पोलर में ही घुलेगा, नॉन पोलर में ही घुलेगा, बट स्टिल ये नॉन पोलर होने के बावजूद पोलर कंपाउंड में कैसे घुल जाता है, सॉल्युबल क्यों है, तो ये इसलिए है बिकॉज इसमें हमें पता है, अभी हमने क्या कहा, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, तो बहुत सारे इसमें OH ग्रुप होंगे, तो वो क्या कर लेता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। जनरली इसका ही नहीं बता रही हूँ, अगर तुमसे कहीं पर भी पूछा जाता है ना कि ये कंपाउंड पानी में सॉल्युबल क्यों है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आंसर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर करके आ जाना। इसका भी रीजन वही है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द OH ग्रुप ऑफ दिस एंड वाटर। तो आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्डोसिस कीटोसिस। जहाँ पे भी तुम्हें एल्डोस दिख रहा है तो तुम्हें पता है ना एल्डिहाइड है, कीटोस दिख रहा है तो यानी कि कीटोन ग्रुप है। तो एल्डोसिस यानी कि जिसमें CHO ग्रुप हो, वो यहाँ पे लिख रखा है। CHO हमें पता है एंड कार्बन पे होता है, यानी कि अगर 6 कार्बन है, ठीक है, तो 6 कार्बन है तो या तो पहला वाला या फिर छठा वाला। कीटोसिस यानी कि कीटोन ग्रुप, तुम्हें एक चीज़ पता होगी, कीटोन ग्रुप कभी भी एंड पे नहीं जुड़ता है, अगर एंड पे जुड़ गया तो वो या तो कीटोन बन जाएगा या फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी कि कीटोन जो है कभी भी एंड पे तो जुड़ता नहीं है, तो मोस्टली क्या है वो सेकंड कार्बन पे ही जुड़ता है। ठीक है, एंड एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, तुम्हें पता ही होंगी, 10th में तुमने पढ़ी होंगी या फिर इवन 11th में। तो आई होप ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। एल्डोहेक्सोसिस या कीटोहेक्सोसिस कहीं पे भी दिखेगा, हेक्स का मतलब तुम्हें पता है 6, जैसे हेक्सीन हो गया और मतलब हेक्सागोनल, तो तुम्हें पता है 6 होते हैं। तो एल्डोहेक्सोसिस मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप है एंड उसमें 6 कार्बन है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ग्लूकोज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता है ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, डेक्सट्रोस ये भी इसको कहते हैं। अब मे भी आ जाए डेक्सट्रोस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। डेक्स्ट्रो का मतलब ना राइट होता है, विच मीन्स ये राइट को रोटेट करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अभी हम फ्रुक्टोज देखेंगे तो वो होता है लीवो रोटेटरी इन नेचर, लीवो यानी कि लेफ्ट, तो लेफ्ट को रोटेट कर रहा है अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उसे हम लीवो रोटेटरी इन नेचर कहते हैं। सोर्स तुमने देख लिया है, राइप, ग्रेप्स, हनी, जो भी स्वीट मेनली जो चीज़ें हैं उनसे मतलब वो सोर्स होती हैं ग्लूकोज का। फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मैंने तुम्हें बता दिया। प्रिपरेशन यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों की ही ये वाली प्रिपरेशन रिएक्शन होती है। तो क्या होता है, सुक्रोज यानी कि केन शुगर से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक रिएक्शन तुमने अल्कोहल वाले में भी देखी होगी, वहाँ पे क्या होता है, हम एंजाइम्स यूज़ कर लेते हैं बिकॉज वो फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस होती है, इन्वर्टेस, माल्टेस, ये सब हम यूज़ कर लेते हैं एंजाइम्स के तौर पर, साइनेस। बट यहाँ पे क्या है, एसिड ले रखा है सिंपली, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये है हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो इक्वल क्वांटिटी में हमें मिलता है एक इक्विमोलर सोल्यूशन या फिर मिक्सचर भी कह सकते हैं ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। दोनों का ही जो फॉर्मूला है वो सेम है, बट स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग होता है। जो हमारा फ्रुक्टोज है उसमें कीटोन वाला ग्रुप आ जाता है एंड CHO यानी कि एल्डिहाइड वाला आता है ग्लूकोज में। ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल है। उसके बाद सेकंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टार्च से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले माल्टेस वगैरह यूज़ करते हैं, वो रिएक्शन तुम अल्कोहल वाले में जाके देख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला ये होता है स्टार्च का, इसे जब H2O के साथ रिएक्ट कराए तो यहाँ पे नहीं फॉर्म होगा तुम्हारा फ्रुक्टोज, यहाँ पे खाली ग्लूकोज ही फॉर्म होगा। तो ये जो फॉर्म हो रहा है ना, ये खाली मेरा ग्लूकोज है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वही जो हमने देख ली है ऑलरेडी, वाइट क्रिस्टलाइन है, सॉल्यूबल है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, स्वीट है और एक रिड्यूसिंग शुगर है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, बता भी दी हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है एंड इसकी जो रिएक्शंस है तो अब वो हम देख लेते हैं। तो रिएक्शंस तो मैं खुद ही करके बता देती हूँ यार तुम्हें। तो देखो ग्लूकोज स्ट्रक्चर मोस्टली सबको याद होगा, किसी को नहीं याद है तो देखो C6H12O6 फॉर्मूला है, यानी कि
कुछ इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। ऊपर क्या आता है मेरा, या फिर नीचे भी लिख सकते हो, कोई भी ऐसी कुछ नहीं है। CHO ये है, CH2OH, CHO इधर भी लिख सकते हो, CH2OH उधर भी लिख सकते हो, बट जनरली हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है ग्लूकोज का। एंड यहाँ पे देखो हमने क्या कहा था, एल्डोहेक्सोसिस है, यानी कि इसमें कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड वाला होगा। अभी फ्रुक्टोज देखेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन वाला ग्रुप आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली रिएक्शन आती है इसकी एसिटिलेशन। एसिटिलेशन है यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें ना तुम्हें बिल्कुल रटनी ही हैं। CHO, CHOH, 4 CH2OH, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मैं इसकी रिएक्शन करा देती हूँ। इसके साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो देखो क्या होता है, यहाँ पे CHO, ये H जो है ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये कंप्लीट आ जाएगा COCH3, ठीक है। समझ में आ गया क्या रिएक्शन हुई है। यहाँ पे भी तो एक OH ग्रुप है, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा COCH3। अब ये सब जुड़ गया, यहाँ पे 5CH3COOH निकल जाता है, एंड यहाँ पे भी 5 बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब एग्जैक्ट वहाँ पे क्या ही बैलेंसिंग देखोगे तुम, इसीलिए रट लो कि यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे भी 5। तो ये क्या है, हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड। एंड ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। एंड ये क्या है, इसका नाम होता है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। पेंटा क्यों कहा है, बिकॉज 5 आगे यहाँ पे अटैच हो गए ना, इसलिए पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, ठीक है। एंड ये जो रिएक्शंस हैं ये OH ग्रुप की वजह से होती हैं। मे बी तुमसे ये भी पूछ लिया जाए तो OH ग्रुप की वजह से ये होती हैं, क्योंकि देखो OH इसकी जब क्लीवेज हुई तभी जाके तो ये अटैच हुआ ना। एंड सेकेंड एक और आती है मिथाइल अल्कोहल। ये दोनों हैं बस जो OH ग्रुप की वजह से होती हैं, बाकी सब जो है CHO ग्रुप की वजह से होती हैं, यानी कि एल्डिहाइड की वजह से, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल के साथ जब मैं रिएक्शन कराती हूँ तो अगेन CHO, CHOH, 4 CH2OH, एंड यहाँ पे CH3OH के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं। तो ये रिएक्शन काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पे बिकॉज इसका क्लीवेज हो रहा है तो CH3 आ जाएगा और H2 यहाँ पे रिमूव हो गया। काफ़ी सिंपल है, और इसका नाम होता है मिथाइल ग्लूकोसाइड, ठीक है ना। मेरी जो राइटिंग है बहुत गंदी बन रही है, बट समहाउ जस्ट मैनेज, तुम्हें खाली अभी रिएक्शंस ही देखनी है, ठीक है। चलो ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैंने तुमसे क्या कहा था, CHO ग्रुप की वजह से मेनली जो भी रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं। तो सबसे पहला आता है इसका रिडक्शन, बिकॉज हमें पता है CHO ग्रुप किस में रिड्यूस होता है, एंड आई थिंक अल्कोहल वाले में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था ये सब। तो CH2OH इसमें चेंज होता है, ठीक है। तो रिडक्शन भी 2 तरह से होता है इसका। सबसे पहले जब मैं नॉर्मली क्या कर रही हूँ, इसका रिडक्शन कर रही हूँ किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से, ठीक है। तो नॉर्मल इसका हमने रिडक्शन किया तो क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है ना, हमें पता है इसमें। तो ये रिड्यूस हो गया CH2OH, CHOH, 4 एंड CH2OH। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो नाम है वो है सॉर्बिटॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें, सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो होता है ना, यही मैंने ले रखा है यहाँ पे, एंड इसका जो हम रिडक्शन कर रहे हैं ना HI के साथ कर रहे हैं, एंड रेड फॉस्फोरस एंड अराउंड 423 केल्विन टेम्परेचर कुछ पे ऐसी रिएक्शन होती है। तो ये क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे डायरेक्ट हेक्सेन में चेंज हो जाता है। बहुत अच्छी रिडक्शन वाली प्रोसेस होती है। 1 2 3 4 5 6, तो ये N हेक्सेन। N तुम्हें पता है जब एक स्ट्रेट चेंज बनती है तब N लिख देते हैं, आइसो नियो कब लिखते हैं ये सब तुम्हें पता होगा। तो N हेक्सेन हम इसे कह देते हैं। HI के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक रिडक्शन वाली रिएक्शन होती है। यहाँ पे तो देखो नॉर्मली इसका रिडक्शन हो रहा है, बट ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जा रहा है हेक्सेन में, ठीक है। आई होप तुम्हें ये तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलो रिडक्शन वाली रिएक्शन हो गई। अगर रिडक्शन है तो इसका ऑक्सीडेशन भी तो हो सकता है ना, ऑक्सीडेशन, क्योंकि CHO इसका ऑक्सीडेशन किस में होता है, COOH में। तो ये विच मीन्स इसका हम ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। तो चलो अब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर है, बनाते जाओ तुम्हें खुद ही लर्न हो जाएगा, एंड ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि कैसे ये फॉर्म हुआ है। अब देखो इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँ विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है, इसे ब्रोमीन वाटर कहते हैं, एंड नॉर्मली O भी लिख सकते हो तुम। तो क्या होता है यहाँ पे, ये हमें पता है COOH में चेंज हो गया, CHOH 4 एंड CH2OH। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ये बहुत बार तुम्हारा फॉर्म होगा अभी फेलिंग वाले में भी, टॉलेंस वाले में भी, इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट एक और रिएक्शन है। अब तुम्हें पता है कि जो हमारा HNO3 है दैट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जब मैं करती हूँ ना, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गई ऊपर वाला, बट नीचे वाला भी हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, सेकेरिक एसिड।
देखो ऊपर जब CH2OH नीचे भी CH2OH, तो उसे सॉर्बिटॉल कहा था हमने, ये सब लर्न करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जब दोनों साइड हैं तो उसे सेकेरिक एसिड कहा है, यहाँ पे खाली एक ही पे है तो उसे ग्लूकोनिक एसिड कहा है। ये सब तुम्हें लर्न करने हैं। इसके बाद CHO ग्रुप की वजह से ही हमारे ऑक्सिम्स भी फॉर्म होते हैं, साइनोहाइड्रेंस वगैरह भी फॉर्म होते हैं, वो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम वो देख लेते हैं। उसके बाद टॉलिंग, फेलिंग और एक और रिएक्शन है, देन वो देख लेते हैं। अब देखो इसके बाद हमारी रिएक्शन है HCN के साथ। तो CHOH 4 CH2OH। अब HCN ये रिएक्शन जो है इस ग्रुप के साथ ही होती है, ठीक है। बाकी जितनी भी रिएक्शंस देख रहे हैं CHO ग्रुप के साथ ही हो रही हैं। तो इस केस में क्या होता है, CH ये OH इसके साथ आ जाता है एंड देन CN, और बाकी नीचे का स्ट्रक्चर अनचेंज रहा। तो यहाँ पे साइनोहाइड्रेंस फॉर्म होते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इसके बाद NH2OH के साथ भी इसकी रिएक्शन होती है। तो देखो CHOH 4 CH2OH, जब इसे रिएक्ट कराएंगे NH2OH के साथ, तब इस केस में क्या होता है ना, यहाँ पे ऑक्सिम्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH आ जाता है। NOH आया है विच मीन्स क्या रिमूव हुआ होगा, H2O। बाकी की जो भी रिएक्शन है वो एज इट इज़ रहती है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सब एल्डिहाइड वाले में है। इसको कहते हैं हम ग्लूकोज ऑक्सिम, ठीक है। ये सब ऑक्सिम्स वगैरह फॉर्म होते हैं हमारे, तो ग्लूकोज ऑक्सिम इसका नाम हो गया। इसके बाद रिएक्शन आती है विद टॉलेंस रिएजेंट। तो सबसे पहले हमें देखना इंपॉर्टेंट है कि टॉलेंस रिएजेंट जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है ना, जैसे AgNO3 में ले लेती हूँ एंड इसे रिएक्ट कराती हूँ NH4OH के साथ। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, AgOH प्लस NH4NO3। अब ये जो AgOH है इसे एक्सेस में ऐड कर देती हूँ NH4OH में, एक्सेस में ऐड किया तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, हमारा टॉलेंस रिएजेंट फॉर्म हो जाता है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, +2H2O यहाँ पे रिमूव हो जाता है। ये जो है यही हमारा है टॉलेंस रिएजेंट। अब इसको हमने कहा था ना कि रिड्यूस कर रहा है ग्लूकोज, तो रिड्यूस करेगा विच मीन्स ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, Ag में। अगर इसका टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन होगा तो ये चेंज होगा किस में, सिल्वर में, सिल्वर डिपॉजिट होगा। अगर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है विच मीन्स थोड़ी शाइन मिलेगी हमें, बिकॉज ऑब्वियसली सिल्वर है, या फिर मिरर लाइक शाइन, तो इस तरह से हम कहते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई, CH2OH प्लस इसके साथ हमने रिएक्शन करा दी AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोनिक एसिड, विच मीन्स इसका क्या हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और टॉलेंस रिएजेंट का क्या होगा, रिडक्शन, विच मीन्स यहाँ पे Ag फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH2OH लिख लेते हैं। ये जो Ag है यही हमारा सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, इसको मिरर टेस्ट भी कहते हैं हम जनरली, ठीक है। एंड इसके बाद और क्या चीज़ें फॉर्म होंगी, देखो यहाँ पे NH3 भी है एंड OH, तो NH3 एंड H2O। बाकी बैलेंसिंग वगैरह हो जाती है, आई थिंक यहाँ पे 4 आता है 2, बाकी बैलेंसिंग देख लेना एक बार, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये क्या है, हमारा ग्लूकोनिक एसिड। अगेन फेलिंग के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना, तो फेलिंग में खाली याद रखो Cu2 प्लस एंड 4OH माइनस यहाँ पे आ जाता है। आई थिंक एक रिएक्शन में 5 आता है, बट यहाँ पे तो 4 ही आता है। इसकी रिएक्शन अगेन इसके साथ होगी तो क्या फॉर्म होगा, ये ही फॉर्म होगा, प्लस Cu2O। इसका होता है रेड PPT। तो इसको किस में रिड्यूस कर दिया है इसने, रेड PPT में। तो यहाँ पे इन डिटेल मत देखो बिकॉज ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये एल्डिहाइड वाले पोर्शन में है एंड वो सब तो रिड्यूस हो गया है। बट इतना याद रखो ये मेरा टॉलेंस रिएजेंट है, इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं एंड रिड्यूस किस में हो जा रहा है, वो सिल्वर में। यहाँ पे अगर फेलिंग सोल्यूशन के साथ में रिएक्ट करा रही हूँ तो रेड PPT मिल रहा है, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन, फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन एग्जैक्टली कैसे कराते हैं, CHO CHOH CHOH3, इस तरह से लिख सकते हैं ना हम इसे। बाकी सारी रिएक्शन कैसे हो रही थी हमारी ऊपर वाले ग्रुप के साथ, बट ये रिएक्शन ना यहाँ पे कहीं होती है, मतलब यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी, दोनों पे होगी, इसीलिए हमने इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया है। तो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ सबसे पहले इसे रिएक्ट कराते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये इधर पे आके सबसे पहले अटैच हो जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड ये सब यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दैट इज NH आएगा C6H5, बिकॉज N के साथ तो 3 ही होंगे ना, डबल बॉन्ड है और एक इधर पे आ गया है। देन यहाँ पे CHOH ये फिलहाल एज इट इज़ रहता है, CHOH3 CHOH। अब देखो यहाँ पे अगर ये सब जाके अटैच हो गया है तो क्या निकला यहाँ पे से H2O यहाँ पे से निकल गया, ये फिर से रिएक्ट करता है NH NH2,
अब इसने जब फिर से रिएक्शन कराई है तो इस केस में ये तो चेंज नहीं होगा, CH डबल बॉन्ड NH C6H5, ये तो एज इट इज़ रहा। क्या चेंज हुआ, ये चेंज हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड O आ गया। मतलब क्या निकला है, देखो यहाँ पे एक तो NH3 निकलता है और C6H5NH2, यानी कि मेरा एनिलीन और NH3 जो अमोनिया है वो निकल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे CHOH3 रिएक्शन यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, और अगर नाम पूछा जाए तो इसका नाम होता है सबसे पहले ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, बिकॉज हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन हुई है तो हाइड्राजोन इसे कहते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे ये फिर से रिएक्ट करता है C6H5NH2 के साथ। इस केस में कहाँ होगा, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना देती हूँ, NH C6H5, C डबल बॉन्ड NH C6H5, NH C6H5 आ गया तो क्या रिमूव हो गया यहाँ पे से, एक ये था और H2, तो H2O रिमूव हो गया। बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ आ जाएगा। ये यहाँ पे स्पेस नहीं है बट तुम लोग बना लेना CH2OH। बाकी नीचे का कंप्लीट स्ट्रक्चर वैसे ही आया है, खाली यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये जो भी रिएक्शंस आई होप समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इसके बाद देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ था वो सबसे पहले हमें दिया था फिशर ने। ठीक है, एंड क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया था, कुछ इस तरह से कि हमने देखा था CHO एंड CH2OH नीचे है, बीच में क्या था CHOH4, यानी कि कार्बन के अराउंड H भी है एंड OH भी है। तो अब यहाँ पे 4 है कार्बन, एंड ये क्या डिनोट कर रहा है, ये कार्बन ही है हमारे। ठीक है, बीच में बस लिखते नहीं है, ऐसे लाइन बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो H इस साइड है एंड OH, एंड इस साइड पे OH इधर है एंड H। तो ये तुम्हें कंप्लीट रटना है कि H इधर है एंड देन OH इस साइड पे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का, ऐसे D प्लस ग्लूकोज कहते हैं। अभी फ्रुक्टोज देखेंगे D माइनस कहते हैं। प्लस का मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, माइनस का मतलब क्या होगा, दैट वो लीवो रोटेटरी है इन नेचर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो कि दिए थे तुम्हारे टॉलिन ने। एंड ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हेमी एसिटल स्ट्रक्चर भी हम इन्हें कहते हैं। अल्फा बीटा 2 फॉर्म होते हैं। अब अल्फा बीटा जो फॉर्म है वो कैसे फॉर्म होते हैं, देन इसके बाद यार अल्फा और बीटा का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो CHO CH2OH, देन बीच में कितने थे, 4, 1 2 3 4, खाली यहाँ पे OH आता है, बाकी सब में H एंड इस साइड पे OH। ठीक है, इसे मैं डबल बॉन्ड O एंड H भी लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो H है ये इधर चला जाता है। अगर ये इधर चला गया तो किसके साथ अटैच हो गया, OH के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये O कुछ इस तरह से लिंक्ड होगा ना, ये CH2OH तो मैं नीचे ही बना लेती हूँ। H तो चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, खाली O, एंड ये O भी किसके साथ लिंक्ड है, इस वाले कार्बन के साथ। तो ये वाला कार्बन हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे H और OH आ गया। बाकी नीचे 1 2 3 ये ऑलरेडी है ना, 1 2 3, यहाँ पे क्या HOH, देन OHH, देन HOH, एंड यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, हाइड्रोजन। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये वाला जो कार्बन था अब ये ऊपर नहीं है, ये यहाँ पे हमने बना रखा है। ठीक है, समझने के लिए, बिकॉज इसी वाले कार्बन के साथ तो ये डायरेक्टली अटैच्ड है ना। एंड ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आ गया, इधर पे आ गया, विच मीन्स ये इधर पे अटैच हो गया। तो ये होता है अल्फा, यानी कि जिसमें H इस साइड है एंड OH इस साइड। तो बीटा क्या हो जाएगा, बाकी सब तो सेम रहा, यहाँ पे H आया CH2OH। बस क्या हुआ, ये वाला जब H इधर गया तो OH इधर पे आ गया, बाकी सब सेम रहेगा, H OH H। आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर हमने कैसे बना रखा है। अल्फा जिसमें जब ये वाला हाइड्रोजन इधर गया तो ये डायरेक्टली यहीं पे जाके अटैच हो गया, एंड इसको हम कहेंगे बीटा, बीटा D प्लस ग्लूकोज। ये क्या होगा हमारा, D प्लस ग्लूकोज। नॉर्मली ये बीटा D प्लस एंड ये अल्फा D प्लस ग्लूकोज। नाउ आई होप इट इज़ क्लियर कि अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर कैसे बना है। स्ट्रक्चर्स बहुत बार मुझे देखने को मिले पेपर में, तो यार स्ट्रक्चर्स अच्छे से देख लेना क्या किसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद आता है पायरेनो स्ट्रक्चर। ये तो अभी हमने देखा जो हेमी एसिटल वाला है, ये किसने दिया था हमें, ये दिया था टॉलन ने। अब हमें हावर्थ ने दिया है पायरेनोस वाला स्ट्रक्चर, ये दिया है हावर्थ ने। ठीक है, मे बी ये छोटी छोटी चीज़ें आ जाएँ तो इसलिए मैं बता रही हूँ। पायरन, अब पायरन जो होता है ना, इसे 6 समझ लो कि एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें एक ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, 6 मैंने क्यों कहा है, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि एक यहाँ पे हेक्सेन फॉर्म होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर तुम समझ सकते हो। एंड हाँ, तो यहाँ पे O बना लेती हूँ मैं सबसे पहले, ये O एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, एंड ये क्यों बनाया है, बिकॉज पायरेनोस वाले में ऑक्सीजन होता ही होता है, एंड सिमिलरली अभी जो फ्यूरेनो स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी होता है। तो ये हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पे ऐसे 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 बना लो। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अगर मैं अल्फा D प्लस ग्लूकोज बना रही हूँ
तो अल्फ़ा डी प्लस को देखो, इसमें क्या है, H यहाँ पे है ना, तो HOH, फिर HOH, फिर OH तो OHH, फिर HOH, फिर क्या होगा, ये जो CH2OH वाला है ना, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो स्ट्रक्चर ये बन गया। अगर मैं देखूँ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, एक्चुअली इसे ना ग्लूकोपाइरेनोस कहते हैं, ग्लूकोपाइरेनोस। ग्लूकोपाइरेनोस क्यों कहते होंगे इसे, सिंपली ग्लूकोज तो हम ऊपर वाले को लिख रहे थे, इसको नहीं लिखते हैं, इसको अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस कहते हैं, ग्लूकोपाइरेनोस। अब क्यों कहते होंगे, क्योंकि ये पाइरेनोस स्ट्रक्चर्स है ना, इसीलिए ग्लूकोपाइरेनोस। ठीक है, अब अगेन मुझे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं इसे भी एज इट इज बना देती हूँ, ये। अब देखो इसमें बीटा डी प्लस, इस वाले में क्या है, OH इधर है, देन H, तो ऐसे ही बना लेते हैं, OH H HOH OH H HOH CH2OH ऊपर ही रहेगा, मैंने तुम्हें बता दिया। तो स्ट्रक्चर जो है मेरा वो इस तरह से बन जाएगा। आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये वाला जो पाइरेनोस स्ट्रक्चर है ना, ये तुम्हें इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ही देख के बनाना है, बस डिफरेंस ये है, ये हेमीएसिटल वाला है एंड ये वाला इसको पाइरेनोस कह देते हैं। ये हावर्थ ने दिया था ये वाला स्ट्रक्चर, वो वाला टॉलिन ने दिया था। ठीक है, तो आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और टॉपिक आता है जो कि है तुम्हारा म्यूटा रोटेशन। आई विल जस्ट शो यू। सो दिस इज म्यूटा रोटेशन। वैसे तो आई थिंक ये वाला नहीं आएगा, बट स्टिल मैं बता देती हूँ तुम्हें। म्यूटा रोटेशन क्या होता है ना, अभी हमने देखा अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा दोनों क्या है, वैसे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट जो इनका रोटेशन एंगल होता है वो अलग अलग होता है। इसका रोटेशन आता है 112 डिग्री पे, अल्फ़ा वाले का, बीटा वाले का 19 डिग्री पे। बट जब दोनों को ही अल्फ़ा बीटा दोनों फॉर्म को मैं पानी में डाल दूंगी, तब क्या होगा, दोनों का रोटेशन सेम हो जाता है, दोनों इस पे रोटेट करते हैं, इस एंगल पे। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन, यानी कि अल्फा बीटा अलग अलग लोगे तो दोनों का रोटेशन अलग है, दोनों को पानी में ऐड कर दो, दोनों का रोटेशन जो है सेम बन जाता है। कितना है, 52.7 डिग्री अराउंड। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ये कुछ इक्विलिब्रियम में आ गए, यानी कि दोनों का कितना हो गया, 52.7 हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज को लीव्यूलोज भी कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर। ग्लूकोज को इसको फ्रूट शुगर। एंड इट इज अ मोनोसेक्राइड एंड अ कीटोहेक्सोज। मैंने तुम्हें बताया था एल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज। कीटो क्यों है, बिकॉज यहाँ पे कीटो ग्रुप आता है। हाइड्रोलिसिस, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही इक्वल अमाउंट में या इक्विमोलर एक मिक्सचर उनका फॉर्म होता है। इसके बाद आता है इसका स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम क्या कह रहे थे, ऊपर CHO ग्रुप था, बट यहाँ पे ऊपर भी CH2OH है, नीचे भी CH2OH है। जो सेकंड कार्बन है, हमने कहा था ना सेकंड कार्बन पे क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा, तो सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है। ये वाला हमने देखा था, उसमें भी OH ही था, देन HH। तो ये इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये जो H वाला है ये अब इधर पे जाएगा ना, ऑब्वियसली इधर पे क्यों जाएगा, बिकॉज यहीं पे तो डबल बॉन्ड O है, तो ये इधर चला गया, तो CH2OH इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा ना। CH2OH एंड इस वाले कार्बन के साथ, देखो ये वाला जो CH2OH है ना, ये भी इसी कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये वाला कार्बन है। देन ये OH इधर आ गया, बाकी नीचे के जो भी हैं वो हमने एज इट इज लिखे हैं। तो कार्बन तो मेरे पास 6 ही है, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6th वन। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, अभी हमने देखा था, देखो ये CH2OH इधर पे ही रहा, बट अगर ये इस साइड को चला गया तब उसे क्या कह देंगे, बीटा। एंड यहाँ पे D- क्यों लिखा है, बिकॉज मैंने तुम्हें बता दिया है ऑलरेडी, ये लीवो रोटेटरी होता है नेचर। ठीक है, D- फ्रुक्टोज, इसको फ्रुक्टोफ्यूरेनोस या फिर फ्रुक्टोज भी कह सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट वाला जो फ्यूरेन स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। आई होप द स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू पीपल। अब देखो फ्यूरेनोस रिंग स्ट्रक्चर। अब फ्यूरेन कुछ इस तरह से बनता है, ये होता है हमारा फ्यूरेन। अगेन उसमें क्या बनाया था हमने, ऐसे हेक्सेन टाइप कंप्लीटली बनाया था ना, एंड ऑक्सीजन इधर पे आया था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन बीच पे आएगा, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेना। देन अगेन जैसे लाइन मैंने वहाँ पे बताई थी तुम्हें। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, तो CH2OH ये ऊपर है, देन OH OHH, तो ऐसे ही बनाए ना, CH2OH H OH, देन OHH HOH, देन CH2OH हमेशा ऊपर रहेगा, ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये वाला CH2OH। ठीक है, देन यहाँ पे अगेन ये वाला स्ट्रक्चर देखो, तो OH बाहर है, तो OH CH2OH, देन OHH, तो OHH, देन HOH HOH। अगेन CH2OH बाहर ही रहेगा, तो बाहर ही है, नीचे क्या है, H है। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से बनेंगे। डाइसैकेराइड वाला पोर्शन तुम्हारा कंप्लीटली रिड्यूस हो गया है, तो ये हम नहीं देखेंगे। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन पे मूव ऑन करते हैं। नाउ लुक, बिफोर मूविंग ऑन टू आवर प्रोटीन्स वाला पोर्शन, मैं तुम्हें इन्वर्ट शुगर भी बता देती हूँ। वैसे तो ये सुक्रोज वाले में आता है, जो कि तुम्हारा रिड्यूस हो गया है, बट स्टिल बिकॉज ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से रिलेटेड है। इन्वर्ट शुगर का क्या मतलब होता है, हमें पता है जो सुक्रोज है वो होता है ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, बट क्या होता है जो इन्वर्ट शुगर है वो किस में चेंज हो गया,
किस में चेंज हुआ था, अभी हमने रिएक्शन देखी ना सुक्रोज वाली, तो वो किस में चेंज हुआ है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। उसमें जो फ्रुक्टोज है वो लीवो रोटेटरी होता है एंड उसका जो रोटेशन है ना वो ज़्यादा होता है, इसीलिए जो हमारा कंप्लीट मिक्सचर हमें मिलता है वो होता है लीवो रोटेटरी। तो डेक्सट्रोज से किस में चेंज हो गया है, लीवो रोटेटरी, हेंस एक इन्वर्जन हो गया है ना, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर रिएक्शन को कह देंगे इन्वर्जन रिएक्शन। काफ़ी सिंपल है। सुक्रोज किस में चेंज हुआ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। सुक्रोज है डेक्सट्रो, जो मिक्सचर मिला वो है लीवो रोटेटरी इन नेचर एंड हेंस इन्वर्जन हो गया रोटेशन का, इसीलिए इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स तुम्हें पता है ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने मार्क कर रखी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल्स। ऑब्वियसली प्रोटीन्स भी क्या होंगे, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन आर डेवलपमेंट एंड आर ग्रोथ मेंटेनेंस वगैरह में। अब दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। इवन तुमने अगर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर वगैरह देखा होगा तो तुम्हें पता चला होगा कि स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियसली जो प्रोटीन्स हैं वो खुद ही कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा नेचर में। नाउ दे आर कंपोनेंट्स ऑफ मेनी टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यूज़ प्रोटीन्स की वजह से फॉर्म होते हैं। जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में वो भी प्रोटीन्स की ही बनी होती है। अब आता है इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की क्या क्या एक्जैक्टली होता है। CHON, देन स्मॉल ट्रेसेस ऑफ सल्फर एंड फोस्फोरस एंड कुछ मेटल्स भी होते हैं लाइक दिस इन प्रोटीन्स। अब उसके बाद क्या होता है हाइड्रोलिसिस पे, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है। अगर प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें मिलेगा पेप्टाइड, पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें मिलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। सो ऐसा कह सकते हो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। तो देखो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स की वजह से क्या फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मे भी तुम्हारा आ सकता है। एक डेफिशिएंसी होती है क्वाशियोर्कर, ये तुमने सुना होगा जब बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन टाइप होते हैं, सो वो होता है क्वाशियोर्कर, ठीक है, KWASHIORKOR, दिस इज क्वाशियोर्कर। अब देखो अल्फा अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं, अल्फा यानी कि अल्फा कार्बन से तुम समझ सकते हो, तो अल्फा कार्बन से अमीनो यानी कि NH2, ठीक है, एंड एसिड यानी कि COOH। तो अल्फा अमीनो एसिड जिसपे अल्फा कार्बन पे ही NH2 एंड COOH ग्रुप अटैच्ड हो। अगर खाली तुमसे अमीनो एसिड कहा गया है तो विच मीन्स अल्फा बीटा गामा कहीं किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, बट अल्फा वाले में स्ट्रिक्टली अल्फा कार्बन से ही डायरेक्टली वो अटैच्ड होंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो अमीनो एसिड कुछ इस तरह से बनेगा। R यानी कि यहाँ पे या तो अगर सिंपली H आ गया है तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे CH3 भी आ सकता है जैसे एलिनिन वगैरह अभी हम देखेंगे। तो अल्फा अमीनो एसिड भी हमारे दो टाइप के होते हैं, नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल। अब कई लोग पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली जो हमारे 8 हैं वो सब लर्न करें या फिर नहीं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने तो खाली 2 ही लर्न किए थे। अब तुम्हारी मर्जी है, जितने तुमसे लर्न हो रहे हैं ना उतने ही करो, सिंपल बात। नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल। एसेंशियल ऐसे समझ सकते हो, एसेंशियल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, तो बॉडी नहीं बनाएगी तो मुझे बाहर से चाहिए ही चाहिए होंगे ना, बिकॉज दीज आर एसेंशियल। तो एसेंशियल विच मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट बॉडी नहीं बनाती है तो बाहर से लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल वैलिन एंड लाइसिन। नॉन एसेंशियल जो कि बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है खुद ही, जैसे ग्लाइसिन एलिनिन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके भी स्ट्रक्चर्स पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह सब देखेंगे हम। तो आई होप ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है इसका ना क्लासिफिकेशन भी, तो क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नोट्स, मैं नोट्स से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि कई लोग नोट्स डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ईजी पड़ जाएगा कि नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ हर एक चीज़। ग्लाइसिन को GLY मतलब एब्रीवेट करके लिख लेते हैं एंड एलिनिन को एला। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो बाहर से ही लेने पड़ते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिलिक, मतलब NH2 और COOH कितने ग्रुप्स हैं। एसिडिक यानी कि जब COOH ज़्यादा होगा, बेसिक यानी कि NH2 ज़्यादा होगा, न्यूट्रल यानी कि दोनों का नंबर सेम है, जैसे ग्लाइसिन मैंने बताया ना CH2 NH2 COOH, तो विच मीन्स 2 ही है वहाँ पे, एक NH2 ग्रुप है एक COOH ग्रुप है, विच मीन्स इक्वल नंबर है, तो उसको हम कह देंगे न्यूट्रल। फिजिकल प्रॉपर्टीज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो कलरलेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबल, काफ़ी सिंपल सा है। इसके बाद आता है ना ज्विटर आयन, इसको हम डाइपोलर आयन भी कहते हैं। तो ज्विटर आयन क्या होता है ये तुमसे पूछा जाता है। तो ज्विटर आयन में क्या होता है, देखो ये अभी हमने देखा ना CHR COOH NH2, ये स्ट्रक्चर है किसका, अल्फा अमीनो एसिड का। तो ये H क्या होता है, यहाँ चला जाता है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज H प्लस तो चला गया, H प्लस इधर आया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, तो क्या कहेंगे इसे ज्विटर आयन यानी कि डाइपोलर आयन, जिसपे दोनों ही है, पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है। अब देखो ये एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, ये MCQ में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा अमीनो एसिड एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या है। तो एम्फोटेरिक है क्यों, माइनस चार्ज है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली,
NH3+ है विच मीन्स बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा ना, तो इसीलिए ये क्या है, एक ज्विटर आयन है। ज्विटर आयन क्या है, डायपोलर आयन है जिसमें जो हमारा H+ है दैट माइग्रेट्स, H+ ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप माइग्रेट टू द अमीनो ग्रुप एंड हेंस एक ज्विटर आयन यानी कि डायपोलर आयन के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। तो ये तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब देखो क्या होता है, ये है मेरा ज्विटर आयन, अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराए मैंने तुम्हें बताया कि COOH फॉर्म हो जाएगा। अगर बेसिक मीडियम में कराए तो ऑब्वियसली H2O यहाँ पे से निकल जाएगा तो NH2 आ जाएगा। तो अगर हम देखें एसिडिक मीडियम में तो ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, एज अ कैटायन, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर बेस के साथ में रिएक्ट करा रही हूँ तो एनायन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। देखो एसिडिक में कैटायन, कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पे। बेसिक में एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एनायन कहाँ जाता है हमारा, एनोड पे, जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है, तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैटायन तो कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा। बट एक ऐसा पॉइंट आता है, एक pH की वैल्यू, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का क्या मतलब है, pH की ऐसी वैल्यू जिस पे जो हमारा अमीनो एसिड है वो ना ही मेरा कैथोड पे जा रहा है ना ही एनोड पे जा रहा है। समझ में आया, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी वैल्यू है pH की जिसमें जो अमीनो एसिड है मेरा वो ना ही मेरा कैथोड पे जा रहा है ना ही मेरा एनोड पे जा रहा है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। बाकी कंप्लीट डेफिनेशन एंड ऑल इन डिटेल मैंने लिख रखी है, बट अभी हम जल्दी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट, ग्लाइसिन के अलावा सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। ऑप्टिकली एक्टिव वही कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या फिर राइट में रोटेट कर रहे हैं, बट ग्लाइसिन नहीं करता है। तो ये भी MCQ के फॉर्म में आता है, कौन सा नहीं करता है, तो ग्लाइसिन इज एन एक्सेप्शन, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, फिर आता है पेप्टाइड। पेप्टाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्टाइड बॉन्ड क्या बॉन्ड होता है, तो देखो जो COOH और NH, CONH ये जो है ना, ये है बेसिकली हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे समझ सकते हैं, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया CH2, इसके इस साइड भी एक NH2, इस साइड भी एक COH। अगेन यहाँ पे मैंने एलेनिन ले लिया है। एलेनिन में क्या होता है, खाली CH पे, जैसे यहाँ पे CH और एक और H ही है ना, बट यहाँ पे CH के साथ एक CH3 आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं एलेनिन। C टर्मिनल और N टर्मिनल, तो N टर्मिनल मतलब N से रिएक्शन नहीं हो रही है, C टर्मिनल यानी कि C से रिएक्शन नहीं हो रही है। C टर्मिनल समझ रहे हो कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इससे रिएक्शन नहीं हो रही है। N टर्मिनल यानी कि NH2 इसी साइड है, इससे रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, इसे कहेंगे ग्लाइएला, जो इन दोनों की रिएक्शन से फॉर्म होगा। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, COOH और ये NH2 का, ये H2O ना यहाँ पे से रिमूव हो जाता है, तो बॉन्ड क्या फॉर्म होगा, CONH ना, तो यही तो हम कहते हैं ना पेप्टाइड बॉन्ड, CONH, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जब कभी भी हमारे जो अल्फा अमीनो एसिड है वो कंबाइन कर रहे हैं विद द लॉस ऑफ एन H2O मॉलिक्यूल एंड जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो CONH का बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यही जो फॉर्म होता है ये सब हमारे पेप्टाइड्स हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो अमीनो ग्रुप है N टर्मिनल एंड जो कार्बोक्सिल वाला है उसे C टर्मिनल, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी सिंपल है। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देख लेना, मैंने तुम्हें बता दिया। एलेनिन में खाली क्या है, CH आ जा रहा है, बाकी इसके अराउंड भी वही है सेम। ठीक है, ग्लाइसिन और एलेनिन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद N टर्मिनल एलेनिन, तो इसमें क्या है, अब इस साइड को एलेनिन ले लो, N टर्मिनल यानी कि ये नहीं होगा, यहाँ पे C टर्मिनल है विच मीन्स ये नहीं होगा, तो इस साइड है। अगेन H2O का लॉस हुआ तो यहाँ पे एला ग्लाय फॉर्म हो गया, बिकॉज पहले हमने एलेनिन लिया है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये तो। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। तो ओलिगोपेप्टाइड क्या है, जिसमें 2 से 9 अराउंड हमारे अमीनो एसिड प्रेजेंट है। पॉलीपेप्टाइड क्या है, जिसमें 10 से 100 अराउंड अमीनो एसिड है। प्रोटीन हमें पता है सबसे बड़ा जो होता है, तो प्रोटीन में तो बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं। अभी हमने जो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन देखी थी, प्रोटीन पेप्टाइड्स में फॉर्म हो रहा है, पेप्टाइड का भी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो अमीनो एसिड मिल रहे हैं। तो विच मीन अमीनो एसिड इज द, जैसे हमने मोनोसेकेराइड टाइप देखा था उस फॉर्म में तुम लर्न कर सकते हो कि अमीनो एसिड जो है एंड प्रोडक्ट होगा, जैसे मोनोसेकेराइड एंड प्रोडक्ट था। ठीक है, तो ऐसे लर्न कर सकते हो। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, देन इसके बाद न्यूक्लिक एसिड वगैरह, तो अब हम वो देख लेते हैं। देन इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। तो फाइब्रस देखो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ये दीज आर फॉर्म्ड बाय द लीनियर मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म फाइबर्स ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, तो इसीलिए दीज आर द प्रोटीन्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द लीनियर मॉलिक्यूल्स जो कि फाइबर्स फॉर्म करते हैं।
लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इन विच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस भी आता है फाइब्रस और ग्लोब्यूलर में कि ये वाले जो हैं हमारे इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उस वाले में इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। ठीक है, इसमें अगर तुम पीएच या फिर टेम्परेचर जो फिजिकल कंडीशन है वो चेंज भी कर दो ना, तभी भी स्टेबल रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है इनके स्ट्रक्चर में। इनसॉल्युबल होते हैं, दूसरे सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यूज, एग्जाम्पल केराटिन या फिर माइसिन है। उसमें डिफरेंस आ जाता है जब हम ग्लोब्यूलर वाला देखेंगे। तो देखो ग्लोब्यूलर वाले में क्या है, दीज आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स विच आर फोल्डेड इनटू कॉइल शेप। तो उसमें लीनियर मॉलिक्यूल्स थे दैट फॉर्म फाइबर्स, यहाँ पे अलग हो गए हैं। पेप्टाइड स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर थी, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर है। ठीक है, सॉल्युबल होते हैं ये, वो इनसॉल्युबल थे। देयर फंक्शन इज टू मेंटेन द लाइफ साइकिल। उनका क्या था फंक्शन, जो स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर्म करता है एनिमल टिश्यूज का, एग्जाम्पल इंसुलिन या फिर हीमोग्लोबिन है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, मतलब क्या हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है, वो था कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, जो ग्लोब्यूलर और फाइब्रस वाला है ये है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। सिंपल प्रोटीन, जब एक ही मेरा अल्फा अमीनो एसिड फॉर्म होगा उस केस में सिंपल प्रोटीन कह दूंगी, ग्लोब्यूलिन से इसका एग्जाम्पल। कॉन्जुगेटेड, यानी कि जब मेरा जो प्रोटीन पार्ट है ना वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट से लिंक्ड होगा, इसके बेसिस पे भी 3 होते हैं। देखो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ये सब तुम्हें लर्न करना है। उसके बाद 3 टाइप के न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इसका मतलब जब जो ये मेरा नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है ये क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, एग्जाम्पल न्यूक्लियन है। ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है नॉन प्रोटीन वाला वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एग्जाम्पल माइसिन। क्रोमोप्रोटीन, एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल तुम्हें पता है पिगमेंट से रिलेटेड होते हैं ना, तो ऑब्वियसली जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो पिगमेंट होगा। देन डिराइव प्रोटीन, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स जो कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस से फॉर्म होते हैं, जो हमारे पेप्टाइड्स वगैरह हैं इनके हाइड्रोलिसिस से। ठीक है, उसके बाद आता है डिनैचुरेशन ऑफ प्रोटीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिनैचुरेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे दूध फट जाना, जब हम उसमें एसिड डालते हैं तो जैसे हमारा खट्टी चीज़ें कोई डालते हैं, तुमने सुना होगा, तो दूध फट जाता है ना, तो वो होता है डिनैचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे एग हम बॉईल कर रहे हैं तो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें लॉस हो रहा है, तो दैट इज डिनैचुरेशन। एंड डिनैचुरेशन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर एग बॉईल कर दिया तो ऑब्वियसली तुम वापस से उसे चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो अगर डिनैचुरेशन हो रहा है तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कभी भी चेंज नहीं होता है प्रोटीन का, बट जो सेकेंडरी एंड जो टर्शरी वाला है वो हमेशा ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। जब भी टेम्परेचर, पीएच या कोई भी केमिकल चेंज हम कर रहे हैं तो उस केस में डिनैचुरेशन हो जाता है। इसके बाद यार न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन है जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना भी पोर्शन है ना ये सब तो तुम्हारा कट गया है, बट न्यूक्लिक एसिड अभी भी है एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड, तो दीज आर द पॉलीमर्स, पॉलीमर्स वाला चैप्टर भी था वैसे तो, बट अब वो कट गया है। पॉलीमर्स मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब ही ज़्यादा होता है, तो इस तरह से तुम लर्न कर सकते हो। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। तुमने सुना होगा आरएनए, डीएनए, तो ये सब क्या है, ये सब न्यूक्लिक एसिड ही तो है ना, तो विच मीन्स ऑब्वियसली ये जेनेटिक ट्रेट्स के लिए होंगे। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। से भी अभी हम आरएनए वाला देखेंगे, तो आरएनए में क्या होता है कि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है एंड डीएनए ऑफस्प्रिंग्स में हमारे जेनेटिक ट्रेट्स ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो अर्लियर इसका नाम न्यूक्लिन रखा गया था। केमिकल कॉम्पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट, 3 चीज़ें होती हैं न्यूक्लिक एसिड में। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस, देन उसके बाद पेंटोज शुगर, देन फोस्फोरिक एसिड। तीनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है वो भी अभी हम देखेंगे। अब इसमें ये जो नाम है ये सब रटने हैं। नाइट्रोजनस बेस, तो ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन फर्दर 2 टाइप के हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन जो है 3 टाइप के हैं, थायमिन एंड देन साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो है हमारे अगेन ये भी 2 टाइप के हैं, एक तो आता है बीटा डी राइबोज एंड बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। डीएनए आरएनए दोनों में अलग अलग आता है, तो ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, इन एडिशन टू बोथ ऑफ दीज फोस्फोरिक एसिड एज फोस्फेट भी प्रेजेंट होता है। 3 चीज़ हमने देख लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डीएनए आरएनए दोनों क्लासिफाई किया जाता है। उससे पहले स्ट्रक्चर देख लो, बेस शुगर फोस्फेट, बेस शुगर फोस्फेट। इसमें भी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों की जो बॉन्डिंग है उसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो अगर 2 हैं तो इसका नाम जैसे एडेनिन एंड राइबोस, तो राइबोस क्या हमारा शुगर है एंड ये वाला पोर्शन क्या है बेस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एडेनोसिन। ठीक है, देन न्यूक्लियोटाइड, जब इन तीनों की बॉन्डिंग हम देख रहे हैं, मतलब बेस की भी, शुगर की भी और फोस्फेट की भी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस शुगर एंड फोस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। एग्जाम्पल एडेनिलिक एसिड। इसको हमने एडेनिलिक एसिड क्यों कहा है, बिकॉज देखो एडेनोसिन मतलब इन दोनों का ग्रुप प्लस दिस इज द एसिड ना, तो एडेनोसिन प्लस फोस्फोरिक एसिड, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एडेनिलिक एसिड। आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा नेमिंग भी कैसे करनी है। डीएनए एंड आरएनए दोनों में डिफरेंस या फिर क्लासिफिकेशन भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया था, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है डीएनए के हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो आरएनए के हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए में देखें तो D2 डीऑक्सीराइबोस जो पेंटोस शुगर हम कह रहे थे ना, और आरएनए वाले में डी राइबोस होती है। एंड डीएनए की अगर बात करें तो साइटोसिन एंड थायमिन होता है, पिरिमिडीन बेस, ये सब तुम्हें रखना है। पिरिमिडीन प्यूरिन बेस मैंने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी। तो जो प्यूरिन बेस है दोनों में सेम है, गुआनिन एंड एडेनिन, बट जो पिरिमिडीन बेस है वो अलग है, इसमें साइटोसिन एंड थायमिन है, यानी कि डीएनए में। आरएनए में कौन सा है हमारा, साइटोसिन एंड यूरेसिल है। डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, तुम्हें पता है, बट आरएनए नहीं कर सकता है। ये जेनेटिक ट्रेट्स के ट्रांसफर के लिए यूज़ होता है एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, इसका लो होता है, ये लॉन्ग होता है एंड ये थोड़ा शॉर्ट होता है। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं खाली वो ही कवर अप कर रही हूँ। फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सारी चीज़ें मैं कवर अप कर चुकी हूँ, बस ये लास्ट पोर्शन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब है। अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आग में लोग जल जाते हैं एंड उन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं कि यार ये किसकी बॉडी है करके। तो उस टाइम पे जो फिंगरप्रिंट है उसकी हेल्प से हम उसका डीएनए पता कर सकते हैं कि यार ये किसके डीएनए से मैच कर रहा है, किसकी फैमिली में होगा। तो वो होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंट हर इंसान का अलग अलग होता है एंड तुम्हें पता होगा जैसे थंब इम्प्रेशन, साइन वगैरह पहले जो इलिटरेट लोग होते थे उन्हें नहीं आता था, तो हर इंसान का डीएनए अलग होता है एंड हर इंसान का जो थंब इम्प्रेशन है वो भी अलग होता है। तो इसीलिए फिंगरप्रिंट की हेल्प से भी हम उसका डीएनए पता कर सकते हैं। यही होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बाकी डिटेल में सब लिखा है, तुम पढ़ सकते हो। नाइट्रोजनस बेस ये ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हमारा जो प्यूरिन वाला है एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पिरिमिडीन वाला जो साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये सब है। ठीक है। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन। तो जो प्रोसेस होता है आरएनए जब फॉर्म हो रहा होता है, आरएनए के सिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए लिख देते हैं, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, एंड राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए। तो आई होप ये सब तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंड अगर तुम्हें नोट्स भी चाहिए हैं, नोट से तुम्हें पढ़ना है, तो उस केस में यार मैं तुम्हें प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो सारे नोट्स। तो आई होप इसमें हमने जितने भी टॉपिक्स करे तुम्हें समझ में आए होंगे। सो जो इसकी एमसीक्यू वीडियो है वो जल्द अपलोड हो जाएगी। सो टिल देन जस्ट वेट एंड बाय एंड टेक केयर।